इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। 7:30 से 8:30 हमारा हिंदी सेशन होता है, 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन, और 8:30 से 10:30 सॉरी 9:30 से 10:30 हमारा लोकल मलयालम सेशन होता है। तो आज का हमारा 778वां सेशन है, और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले भी हम अपनी रूटीन साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर आशीष जैन। डॉक्टर आशीष जैन का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के फोरम पे। और डॉक्टर आशीष का एक मैं छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगी। डॉक्टर आशीष जैन पिछले 18 साल से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्पेशलिस्ट है हेयर ग्रोथ फैक्टर ट्रीटमेंट की विद द हेल्प ऑफ पीआरपी। इन्होंने अपनी मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट की है पीटीआरएसएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इंदौर से, और ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे, एमडी होम्योपैथी फ्रॉम फैकल्टी ऑफ मलेशिया, डिप्लोमा इन योगा पंचकर्मा नेचुरोपैथी फ्रॉम भोपाल। अभी फिलहाल ये ब्रांच हेड है डॉक्टर पॉल्स हेयर एंड स्किन एडवांस सॉल्यूशन इन इंदौर। प्रोजेक्ट ऑफिसर आईए रह चुके हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस मुंबई। मेडिकल ऑफिसर पद्मश्री डी वाई पाटिल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पुणे, और अलग अलग सेमिनार्स में इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे काफी सारे पेपर्स और पोस्टर्स प्रेजेंट किए हैं। तो आज का जो डॉक्टर आशीष का टॉपिक है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म में कैसे हम होम्योपैथिक मैनेजमेंट करते हैं, उसमें क्या हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके ऊपर डॉक्टर जैन आज अपना सेशन देंगे। तो सर आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। प्लीज सर अनम्यूट कर लीजिए। या जी हाँ, अब मेरी वॉइस क्लियर है आपको? थैंक यू सो मच मैम। या और या हैप्पी टू अस। मैं एक माइक्रोफोन यूज करूंगा इन केस ऑफ इजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज उससे वॉइस की क्वालिटी थोड़ी सही होगी। अभी ओके, ठीक है वॉइस आपका? मेरा क्लियर है वॉइस? बिल्कुल बिल्कुल। ओके फाइन। सो धन्यवाद, बहुत बहुत आपने मुझे इनवाइट किया, और मैं सानी सर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म को एक मौका दिया कि मैं अपने व्यक्तिगत बता सकूं अनुभव कि मैंने होम्योपैथी थायराइड में कितना अच्छे रिजल्ट लिए हैं, होम्योपैथी थायराइड में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। और मेरे चिकित्सक बंधुओं से भी मेरा विशेष अनुरोध है कि आप इस चीज को अप्लाई करें तो आपकी प्रैक्टिस में बहुत बहुत फायदा होगा। तो हम लोग इसको एक पीपीटी के माध्यम से समझाना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये एक प्रेजेंटेशन है जिसमें आपको सारी चीजें बताई जाएंगी डिटेल की। हाइपोथायराइडिज्म में अपन लोग सभी डॉक्टर्स हैं तो जानते हैं कि थायराइड क्या होता है, थायराइड में किस तरीके से हार्मोन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट वन सेकंड, लैंग्वेज को कैंसिल। ओके फाइन। तो स्क्रीन शेयर मैडम मुझे करना है मेरा। हाँ जी, आप शेयर पे क्लिक कर दीजिए सर। जस्ट वन सेकंड। स्क्रीन शेयर में जाके मैं स्क्रीन पे इसमें जाऊंगा ना, चार्ट में जाके नहीं। हाँ जी, शेयर शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे। जस्ट वन सेकंड, शेयर ऑप्शन है, यस। ओके फाइन। सो आई स्टार्ट माय PowerPoint presentation. या स्टार्ट। सो हाइपोथायराइडिज्म को लेकर के हम जो पहली चर्चा करेंगे, सबसे पहली बात कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। तो हाइपोथायराइडिज्म मींस, सबसे पहले डेफिनेशन एक सिंपल मेथोडोलॉजी में हम समझेंगे इसको। हाइपोथायराइडिज्म हाइपोथायराइडिज्म occurs when our body doesn't produce enough thyroid hormone. मीन्स हार्मोन्स जो होता है, थायराइड हार्मोन हमारा एक स्मॉल बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होती है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इट सिट्स इन फ्रंट ऑफ द अवर विंड पाइप। इट रिलीज हार्मोन। इसकी वजह से हमारे शरीर में हार्ट बीट्स कम या ज्यादा हो सकती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को फंक्शनिंग में काम आता है ये, और इसके अलावा हमारी मेमोरी वो भी काम करता है ये। इसकी वजह से, इस हार्मोन्स की वजह से क्या क्या हो सकता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी में आज के समय में यह थायराइड हार्मोन को हम कैसे देखें या कैसे वो लोग ट्रीट करते हैं, और होम्योपैथी में उसको कैसे अप्रोच की जाती है, उसको रिलेटेड हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसमें मैंने बताया था कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। ये हमारे बॉडी में टीएसएच की थायराइड ग्लैंड होती है जो कि आपके हार्मोन सिक्रेशन को रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ये जनरली जो प्रॉब्लम आती है, जनरली हाइपोथायराइडिज्म के बारे में देखा जाता है 60 ईयर ऑफ एज में फीमेल्स में होती है। इसके अलावा अभी यंगस्टर्स में भी ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है। तो अब इसको हम पहचानने के लिए वुमेन्स तो इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और इसके साथ साथ मेल्स में भी ये पॉसिबिलिटीज होती हैं।
जस्ट यू फॉर इंग्लिश पीपल, हाँ या नेक्स्ट स्लाइड शो नहीं हो रहा है मैम, 1 second आई जस्ट, स्लाइड शो का ऑप्शन आता है। हाँ मैडम स्लाइड शो तो हो रहा है बट इट इज नॉट स्टॉप शेयर, एक मिनट आई जस्ट अगेन रीअपियर, दिस इज शेयर ऑप्शन एंड move to thyroid closing पे, इस क्लियर हो गया, ओके फाइन, बट स्टेप्स टू स्टेप नहीं ग्रो कर रहा है। ये ऊपर जो ऑप्शन आता है ना, ये हाँ उस पे आप क्लिक क्लिक कीजिए सर, ये ऊपर आपके शेयर पे, लेफ्ट हैंड साइड पे शेयर्स के ऊपर आता है, ये इंसर्ट के ऊपर एक आइकन दिखाई देगा आपको। स्क्रीन तो शेयर हो रहा है बट ये नहीं नहीं, इंसर्ट के इंसर्ट ऊपर के ऊपर एक आइकन दिखाई देगा, उस पे क्लिक कीजिए। शेयर, ये तो हो रहा है स्क्रीन शेयर। नहीं नहीं, अच्छा आप ओके, स्लाइड जो मूव नहीं कर रही है ना, हाँ वो मूव नहीं कर इंसर्ट रहा के है, ऊपर, हाँ जी, इंसर्ट के अच्छा ऊपर एक, ओके ओके, इंसर्ट के ऊपर आई हाँ जस्ट जी चेक, ऊपर, यस इंसर्ट पे किया मैंने क्लिक, ऊपर ओके ऊपर ऊपर इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट के हाँ ऊपर, जी यस हाँ जी यस बिल्कुल। ओके फाइन ठीक है, यस। सो नाइस, नेक्स्ट स्टेप, फिर आप अंडरस्टैंड है वेरी वेल, हाँ जी हाँ जी। ओके फाइन, it is an important role, this is characterized by increased level T3 T4 हार्मोन, जनरली हम 3 4 हार्मोन्स को हम चेक करते हैं, T3 एंड T4 हार्मोन जो होता है इट इज ए प्राइमरी कॉज, किस कॉजेसिव फैक्टर की वजह से, कॉमनेस्ट कॉज ग्रेव्स डिजीज, थायराइड एडिनोमा, टॉक्सिक नोडुलर गाइटर, सबक्यूट थायरोइडाइटिस, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, एक्टोपिक थायराइड टिश्यू, दीज आर दी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सेकेंडरी कॉजेस क्या होते हैं जनरली, पिट्यूटरी एडिनोमा होता है, मतलब हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन सिक्रीशन होना चाहिए उसमें हमारी जो ये नर्व सप्लाई में वे प्रॉब्लम होने लगती है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होता है। और अब उसके मेजर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि क्या कारण साइन एंड सिम्टम है जो हमें पहचानने में आते हैं। सबसे पहले हमें पेशेंट से ये पूछना होता है, या आके मुझे खुद बोलता है पेशेंट जनरली कि मुझे थकान लग रही है, मेरा अचानक वजन बढ़ने लगा है, मेरा डिप्रेशन की ओर जा रहा हूँ, मन मीन्स हमारा मन किसी चीज में नहीं लगता है, काम काज में मन नहीं लगता है, पेट में कब्जियत बनी हुई रहती है, और मेरे को ड्राइनेस लगती है, मतलब मेरे मुंह में सूखापन लगता है, मेरे स्किन की जो क्वालिटी है वो ड्राइनेस हो गई है, मेरे बालों में पतलापन हो गया है, और उसके अलावा जो उसकी हार्ट रेट्स है वो अपने को स्लो दिखाई देती है, तो मसल्स में भी वीकनेस लगती है उसको, जॉइंटों में दर्द होने लगता है उसको, उसकी मेमोरी में कुछ चीजें याद रखता है, कुछ चीज भूल जाता है वो। तो इन सब चीजों को हम एक एनालिसिस करते हैं पूरा प्रॉपरली, और उसके एनालिसिस करने के बाद वी हैव आइडेंटिफाइड द सम रिपोर्ट्स इन इन्वेस्टिगेशन, जिसमें मॉडर्न अप्रोच क्या होती है। मॉडर्न अप्रोच जनरली हमने देखा एलोपैथिक जो डॉक्टर्स होते हैं या एलोपैथी मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले, ये कन्वेंशनल मेडिकल अप्रोच करते हैं, जिसे ट्रीटिंग हाइपोथायराइडिज्म फोकस ऑन रीस्टोरिंग थायराइड हार्मोन लेवल थ्रू मेडिकेशन। उनका कहना होता है कि प्राइमरी लिवोथायरोक्सिन यूज किया जाए, लिवोटी सिंथेसाइज रूप में दिया जाता है, और इसको रेगुलर लेना होगा और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन लेना होता है और होल लाइफ लेना होता है। चूंकि होम्योपैथी हमारी कहती है कि सिंगल रेमेडी सिंगल डोज और ट्रीटमेंट क्योर होना चाहिए, चूंकि एलोपैथी मॉडर्न मेडिकल में लाइफ टाइम लेने की वजह से डे बाय डे अगर जब रिपोर्ट्स करवाते हैं वो लोग, तो 2 से 3 महीने में जब एवरी टाइम रिपोर्ट्स कराते हैं तो दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लेवल, देन चेंज द रेमेडी या मेडिसिन का वो लोग डोज कम या ज्यादा करते हैं। अब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होती है जो कि एलोपैथी मॉडर्न मेडिकल साइंस में होती है। अब हम इसके बारे में ये बताएंगे, ये हो गया हमारा मॉडर्न अप्रोच, कि मॉडर्न अप्रोच में वो ब्लड टेस्ट करके थायराइड टीएसएच प्रोफाइल कराते हैं, जिसमें मालूम पड़ता है कि T3 या T4 का लेवल कितना बढ़ा हुआ है। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे होम्योपैथी मॉनिटरिंग के लेकर के, क्योंकि हार्मोन हमारा होम्योपैथी का मेन फंडामेंटल है कि हम होम्योपैथी में केस टेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। तो मेरा मेजर कॉन्सेप्ट होता है कि हम केस टेकिंग को बहुत डीपली एनालिसिस करें, कि केस टेकिंग से हमें मालूम पड़ना चाहिए कि हम होम्योपैथी ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और होम्योपैथी में केस टेकिंग कैसी होती है। तो मैंने थायराइड को लेकर कुछ अप्रोच करी है जो कि होम्योपैथी अप्रोच। फर्स्ट थिंग, चीफ कंप्लेंट, चीफ कंप्लेंट में वी हैव ट्राई आउट कि हम किस वजह से हो रहा है हाइपोथायराइडिज्म। अगर रिपोर्ट लेके आता है पेशेंट हमारे पास, तो हम उस रिपोर्ट को जस्ट फाइंड आउट करते हैं कि T3 TSH क्या बढ़ा हुआ है उसका। उसके बाद अब हम उस पॉजिटिव फैक्टर के पर जानते हैं किस स्टेज से आया है वो, मतलब ऑनसेट लाइफ स्टेज, बाय बर्थली हुआ है या आफ्टर प्यूबर्टी, ओल्ड एज, मेनोपॉज या प्रीमेच्योर ओल्ड एज। ये दीज आर दी मेजर फैक्टर हैं जो कि लाइफ स्टेज में हम इसको होम्योपैथी में थायराइड को पहचान सकते हैं। अब उसके कुछ कारण भी हैं, कॉजेज भी हैं, जैसे कहा जाता है इमोशनली, फॉर एग्जाम्पल सम पेशेंट्स आर फीलिंग टू कि सर मेरे को बहुत टेंशन था, बहुत एंजाइटी थी, पता नहीं कोई चीज का गिल्ट फील हो रहा था, ग्रीफ हो रहा था, मैं बता नहीं पा रहा था, उसकी वजह से भी थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाता है उसका।
पैथोलॉजिकली इसको इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो हमें T3 TSH मिला हुआ बड़ा हुआ मिलता है। फिजियोलॉजिकली अगर जाए फीमेल केसेस में तो हिस्टेरेक्टोमी के बाद में पॉसिबिलिटीज होती हैं उसकी किसी मेंस्ट्रुएशन सप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। दे आर मेडिसिनल में भी कई बार स्टेरॉइड लेके आते हैं काफी पेशेंट्स कि सर हमने जॉइंट पेन के लिए स्टेरॉइड लिया था या किसी वजह से मेरे को ये तकलीफ हो गई। इसके अलावा ओरल कॉन्सेंट्रेटिव पिल्स भी होती हैं या इन्फिलिटी का कोई आईवीएफ का ट्रीटमेंट प्लान कर रहा था जिसकी वजह से ये थायराइड आ गया मेरे को। अब इसका लोकेशन समझे हम। तो लोकेशन के लिए हम सब जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि हमारे इसमें कहाँ पर होती है, इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। तो मिक्सोइडिमा होता है, इसके अलावा थ्रॉट में गॉइटर हो सकता है, एक्सोप्थेल्मस हो सकता है, मीन्स हमारी आईज जो होती है वाई बॉल्स के पास से बड़ी भी दिखाई देंगी उसको। गॉइटर, पीस ऑफ इंक्रीज गॉइटर फास्ट या स्लो हो सकता है इसमें। सेंसेशन ऑफ गॉइटर, इसमें कई बार क्या होता है पेशेंट कंप्लेंट नहीं बताता है कि सर मुझे दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार दर्द की शिकायत लेके आता है, कई बार बोलता है सर कोई दर्द नहीं होता है, कुछ महसूस नहीं होता है। तो वी आर जस्ट टच ऑन दिस थिंग, सेंसिटिविटी उसके बाद महसूस होती है कि नहीं होती है उसको, वी फील अबाउट दिस थिंग। उसके बाद में इसका पेन, किसी किसी को पेन होता है तो हम कहते हैं कि पेन अगर हो रहा है तो कहाँ तक जा रहा है कि यहाँ से सप्रेस होकर ईयर तक जाता है। फीमेल्स के केसेस में एचिंग होने लगती है उनको, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। अब मॉडलिटी ऑफ गॉइटर, इनके साथ अगर गॉइटर बढ़ रहा है तो उसकी क्या पहचान है, तो स्वेलिंग, स्वेलिंग आती है, पफीनेस आती है, पूरे फेस पे दिखाई देगी आपको, गले के रीजन में दिखाई देगी। ये एक पहचान होती है जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट इज थायराइड। अब सम कॉन्कोमिटेंट या गेस्ट्रो जीआईटी डिसऑर्डर देखेंगे, कई बार पेशेंट बोलता है सर मुझे तो बहुत कब्जियत होती है, कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, बट पेट में कब्जियत काफी रहती है सर, कॉन्स्टिपेशन, सुबह सुबह मॉर्निंग में मोशन क्लियर नहीं होता। तो ये जस्ट ए केस जिसमें कॉन्स्टिपेशन काफी लंबे समय से हो रहा था, वो लेक्सेटिव लेता था जब तक ठीक होता था, फिर अगेन रिपीटेड ऑन कॉन्स्टिपेशन। सो हमने जस्ट रूल आउट करा इस चीज को भी कि कॉन्स्टिपेशन गैस्ट्री जीआईटी की वजह से भी होता है। तो कॉन्स्टिपेशन भी एक कारण है इसमें। सम टाइम कुछ केसेस में कफ की प्रॉब्लम भी रही किसी किसी को कि सर मुझे सांस लेने में दिक्कत हुई, ब्रीदिंग में हुई, वी आर रिकरेंट फेरिंजाइटिस, इट मे बी कॉजेटिव फैक्टर। और जब हार्ट रेट की रेट कम होती किसी किसी केस में, सम वन केसेस आर देयर कि सम कार्डिक गॉइटर विद कार्डिक सिम्टम्स, वैसे तो बहुत रेयर केस में आता है इस टाइप का। परंतु सबसे ज्यादा जो केसेस मुझे मिले हैं पर्टिकुलरली केसेस में, वेट लॉस, वेट गेन, अनदर थिंग पफीनेस इन फेस में, अनदर वन थिंग इज ड्राइनेस ऑफ स्किन, हेयर थिनिंग, पतला होना, बालों का झड़ना, ये मेजर प्रॉब्लम्स थी जो बहुत तेजी से दिखाई दे रही थी मुझे। इसके अलावा कुछ बच्चे या यंग कंप्लेंट्स लाई, सर मुझे स्किन में एक्ने हो रहे हैं, इचिंग हो रही है। और कुछ लोग मुझे आके बोले सर ज्वाइंट्स में भी पेन होता है। तो ज्वाइंट्स में वी आर आइडेंटिफाई डिफरेंशिएट अबाउट दो थिंग, हम रूमेटिक अर्थराइटिस का टेस्ट करवाया, उसमें निगेटिव आया। इसके अलावा हमने यूरिक एसिड टेस्ट कराया, दे आर निगेटिव। तो फिर वी आर फाइंड आउट दिस थिंग कि हम लोग कहाँ हैं। फिर हमने उसको थायराइड टेस्ट कराया, जब कंफर्म पता चला कि टीएसएच इंक्रीजिंग हो रहा था। तो ओवरऑल देखा जाए तो थायराइड के जो मेजर सिम्टम्स हैं वो बहुत स्मूथली फंक्शनलिटी होती है, पहचाना जा सकता है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप डे टू डे प्रैक्टिस में जब आप प्लान करते हैं तो इजी टू अंडरस्टैंड कि पैथोलॉजिकल रिपोर्ट कोई लेके आता है तो उससे आइडेंटिफाई करें। देन अनदर वन साइन एंड सिम्टम्स जो मैंने आपको एक जनरल व्यू में बताया अपने को, ये देखने में ऑब्जर्व होते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक डिएबिलिटी। कई बार कुछ फीमेल्स या मेल्स में ही प्रॉब्लम आती है कि सर डिएबिलिटी होती है, थकावट होती है, हमें चलने फिरने में कहीं चढ़ाव स्टेयर्स चढ़ने में सांस भरता है और बेचैनी होती है, हम चल नहीं पाते हैं। तो वो भी एक कारण है जिसकी वजह से आप उसको पहचान सकते हैं कि इनको थायराइड हो सकता है। अब फीमेल केसेस में पर्टिकुलरली, क्योंकि चूंकि मेल और फीमेल पैटर्न दोनों में होता है, इवन दैट अभी तो यंगस्टर्स में भी ये बहुत आ रहा है। इवन दैट मेरा ये पर्टिकुलर गूगल पे भी सर्च आउट है, आप देखिएगा कभी भी कि थायराइड के 42 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड इन इंडिया। सो अभी एक बहुत मेजर इशू है आफ्टर डायबिटीज के बाद अगर हम देखें, लेकिन इसके बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, न कोई लोग इस पर वर्क कर रहे हैं। तो मेरा स्पेशल आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस थायराइड को बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि इस गंभीरता से ही इसको हम ठीक कर सकते हैं और होम्योपैथी से इसको परमानेंट क्योर किया जा सकता है। अब हम कुछ चीजें जैसे मैंने बताई आपको, एंजाइटी, मेंसेस में फीमेल्स के केस में रेगुलर या इरेगुलर हो सकता है, उनका पीरियड्स मेनोरेजिया हो सकता है, मेटोरेजिया हो सकता है, एमेनोरिया हो सकता है। हम लोगों का जनरली ये कॉज होता है कि अगर पीरियड्स को लेकर इरेगुलर है या इरेगुलर है तो पीसीओडी या पीसीओएस पे फोकस हो जाता है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसिंग पे जाता है। तो टीसीएच भी एक मोर इंपोर्टेंट रोल कॉज करता है, उसको भी लेकर के आप और हम समझ सकते हैं कि टीसीएच से भी कई बार मेनोरेजिया, मेटोरेजिया या मेनोरिया हो सकता है। इसके अलावा ल्यूकोरिया भी पॉसिबिलिटीज हैं, टाइप स्टेन, ऑर्डर इचिंग वगैरह जो भी है वो भी आपको एक पॉजिटिव फैक्टर में लेना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट कंप्लेंट लेके आता है कि सर फीमेल बोलती है कि सर मुझे ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम आ रही है, तो वी जस्ट एक कॉन्सेप्ट इन दिस थिंग कि सर टीएसएच तो नहीं आपका, एक बार रिपोर्ट करा है। कई बार पेशेंट कंप्लेंट लेके आता है सर मुझे बच्चे को भूख बिल्कुल नहीं लगता है या इसकी बिल्कुल खाने की इच्छा बढ़ गई है,
तो वी आर फाइंडिंग आउट दिस थिंग। ऐसा नहीं है कि लीवर से रिलेटेड कोई इश्यूज है, थायराइड भी एक मेजर रोल इसमें काम करता है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे एपेटाइट के बाद में डिजायर, किस चीज की ज्यादा इच्छा करता है पेशेंट खाने में। सबसे पहले इंपॉर्टेंस हमारी होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट क्रेविंग, क्रेविंग को पूछना बहुत जरूरी है। पेशेंट समटाइम टेल कि सर मुझे नमक खाना बहुत पसंद है, नमकीन पसंद है मेरे को। मींस वी आर स्ट्राइकिंग ऑन दिस थिंग नेटरम व्यू। मींस हो सकता है हमारे दिमाग में आए कि यार क्रेविंग कर रहा है, एवर्शन क्या है, इसकी प्यास कैसी है। थ्रस्ट पूछना बहुत जरूरी है कि थ्रस्ट कैसी लग रही है उसको, पानी की प्यास दिन भर कितनी बार पी रहा है वो, इंटरवल ऑफ कैसा है उसका प्यास का। ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा समटाइम्स हम एलर्जीज आर देयर, फूड एलर्जी से भी कई बार पॉजिटिव फैक्टर होता है। ये देखने में आता है कि सर इसको ये खाने के बाद से ये तकलीफ बढ़ी है। तो वी जस्ट फाइंड आउट दिस थिंग। ये सारे पॉजिटिव फैक्टर को हम लोग देखते हैं। एक बहुत कॉमन कॉज आया है जो बहुत सिंपल तरीके से, हम एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बैठे होते हैं, वो पेशेंट कहता है सर मुझे बहुत चिल लग रही है, ठंड लग रही है। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर ठंड लग रही है तो मीन्स थर्मल स्टेट उसका चेंजिंग है, मीन्स उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए, थायराइड की इश्यू हो सकता है। सेंसिटिविटी भी होती है, पेशेंट सनलाइट में उसको अनकंफर्ट फील करता है, वेदर चेंज होगा तब भी थोड़ा सा फील नॉट कंफर्टेबल। सो ये कुछ एक ऐसे स्टेट्स हैं जिनको फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है, जिसलिए कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, हम जनरली इसको देख सकते हैं। पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री में हम लोग उसकी फैमिली हिस्ट्री के साथ साथ पर्सनल हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। लाइक प्रीवियस हिस्ट्री में कभी मीजल्स तो नहीं था उसको, मम्स या चिकन पॉक्स की इशू तो नहीं था, डायबिटीज तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, बिकॉज दीज आर द फैक्टर्स जो अफेक्टिंग और थायराइड हार्मोन ग्लैंड्स को। इसके अलावा सम टाइम पेशेंट क्या होता है आज के इस वर्तमान समय में, दे आर वेरियस स्टेरॉइड्स इन टेकन एट द टाइम, वो काफी चीजों के स्टेरॉइड ले चुका होता है, और इस समय जब हमारे पास आता है तो हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं बताता उस स्टेरॉइड की। वो वी जस्ट फाइंड आउट कि आपने कोई दवाई दर्द की लिया था, या जिसकी किसी डॉक्टर एलोपैथी में किसी को मॉडर्न मेडिकल साइंस में दिखाया था आपने, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आई हो। या फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री, कई बार क्या होता है कि फैमिली में मदर फादर या ब्रदर सिस्टर में भी किसी को थायराइड रहा हो, तो मे बी पॉजिटिव फैक्टर है कि इसको भी हो सकता है। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जो बहुत आसान है, इजी टू अस है कि स्वाइटर को हम रेक्टो लेफ्ट साइड में हम ऑब्जर्व करते हैं, स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, हार्डनेस तो नहीं है, या नॉटी ग्लैंड या लंपी इंटीरियर सिस्टिक तो नहीं है। ये एक ऐसे है जो बहुत तेजी से पहचाना जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ सिम्टम्स और होते हैं। पेशेंट कंप्लेंट लेके आता है सर मेरे तो हेयर फॉल हो रहे हैं। अब वी आर अंडरस्टैंडिंग कि यार इसको हेयर फॉल एनीमिया की वजह से तो नहीं हो रहा है, तो वी आर नॉट डूइंग बेटर, या इसको कोई विटामिन की डिफिशियंसी तो नहीं है। कई बार थायराइड भी होता है जिसकी वजह से भी हेयर थिनिंग और ड्राइनेस होता है। तो बहुत इजी फाइंड आउट है, इजी अंडरस्टैंडिंग है, इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके लें। जब भी पेशेंट क्यूरी लेके आता है कि सर मेरे क्लिनिक आने के बाद बोलता है कि सर मेरे बालों में बहुत पतलापन आ गया है, मेरे बाल बहुत तेजी से झड़ने लगे हैं। अब लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन सिंपल है, टीएसएच कराया जाता है, एंटी टीपीओ कराते हैं, थायरोग्लोबुलिन कराते हैं। इनसे हमें एक कंफर्मेटरी चीजें मालूम पड़ती हैं। इसके अलावा सम टाइम एस्ट्रोजन हार्मोन की भी टेस्ट कराई जा सकती है। इन केस ऑफ अगर स्वेलिंग ज्यादा हो तो ग्लैंडुलर स्वेलिंग के कारण हम थायराइड अल्ट्रासाउंड भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ग्लैंड के कैंसर के भी मालूम पड़ सकता है। इन केस ऑफ कई बार थायरोडॉक्सिकेशन की वजह से आदमी को कैंसर होने की संभावना भी हो सकती है। तो ये एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन हो गए सारे। अब हम कुछ काम करेंगे मेडिसिन पर, जो कि मैंने कहा था पहले कि होम्योपैथी है हमारी। होम्योपैथी में हम लोग सिम्टोमेटिक काम करते हैं, तो क्लिनिकल केस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर हमारे क्लिनिकल हिस्ट्री में हमने केस टेकिंग प्रॉपर लिया है तो हमारे को बहुत इजी फाइंड आउट होंगी मेडिसिन, और बहुत अच्छे से हम उसको एनालिसिस कर पाएंगे। सम फिजिकल कॉजेस, जैसे मैंने कहा किसी इंजुरी की वजह से उसको हुआ है, तो वेरी इजी टू फाइंड आउट कि कोनियम, कोनियम एक मेडिसिन है जिसमें हमें क्लियर कट डिफाइन किया जाता है कि फिजिकल कॉज इफ एनी इंजुरी, तो कोनियम इज द राइट रेमेडी टू द थायराइड केस। ग्वाइटर बच्चों में भी आता है, आयोडीन डिफिशियंसी के कारण हम बोलते हैं कई बार कि बच्चों में आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से भी ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चे की वेट नहीं गेट कर रहा है, बच्चा एज इट इज बना हुआ है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। तो वी फाइंड द टू रेमेडीज आर देयर, बेरेटाकार एंड नाइट्रिक एसिड, दिस आर टू रेमेडीज एक्सीलेंट इन पोटेंसी। एंड इसके अलावा प्यूबर्टी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एज ऑफ 45 ऑफ द फीमेल, या इसके अंदर देखेंगे अगर हम, तो कैलकेरिया आयोडियम एक आल्सो मेडिसिन है, कैलकेरिया आयोडियम इज अ गुड रेमेडी फॉर दिस थायराइड के लिए। प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन, अब होम्योपैथी में एक सबसे बड़ी बात है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हम लोगों को बहुत सोचना पड़ता है कई बार, क्योंकि एलोपैथी डॉक्टर इजीली अवॉइड कर देते हैं कि नो एनी मेडिकेशन, नो एनी एल्स। पर होम्योपैथी इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी कि यह होम्योपैथी प्रेगनेंसी में भी बहुत अच्छा काम करती है। हम प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, सेफर साइड होते हैं, और दे आर वेरियस ट्रिमेंडसली रिजल्ट इन दिस थिंग। अगर गोइटर होता है आपको प्रेगनेंसी में किसी पेशेंट के साथ में, रिपोर्ट्स में पॉजिटिव आता है,
कैलकेरावाइडम और हाइड्रेस्टिस दें, इज एक्सीलेंट रेमेडी। इन केस ऑफ पेशेंट सेडेटिव है, काफी डिप्रेशन में है, काफी वरीड है अबाउट दिस थिंग कि मैं सब समझा नहीं पा रहा हमें कि सर मुझे कुछ इशू हुआ था पुराने समय का, वो ग्रीफ उसके अंदर बना हुआ है, तो हम वहां पर एमाइल नाइट्रोसम और क्लोरम दे सकते हैं। समटाइम टॉक्सिक गॉइटर होता है, मीन्स एक्सेसिव मात्रा में अगर टॉक्सिसिटी बढ़ गई है उसके अंदर, तो लाइकोपस इज आल्सो रेमेडी। गॉइटर विथ कैंसर ऑफ इंटेस्टाइन्स, इसमें कैडमियम मेट का अच्छा रोल मिला है, हालांकि पेशेंट इज नॉट गिवन अप, नॉट गिवन मेडिसिन, बट इट इज फाइंड आउट दिस थिंग कि गॉइटर विथ कैंसर के साथ इंटेस्टाइन में अगर होता है तो कैडमियम भी इज गुड रेमेडी। समटाइम कार्डियक कंप्लेंट्स लेके आता है, उसका हार्ट रेट कम हो गया है, तब उस समय में भी हम बहुत कॉजेज का इस्तेमाल करते हैं कि कहीं उसको थायराइड की वजह से तो नहीं हुआ है, बिकॉज अगर उसका दूसरी और अदर इश्यूज नॉर्मल से अगर दूसरी तो ईसीजी वगैरह सब नॉर्मल आ रहा है, तो वी फाइंड दिस थिंग टीएसएच पे। इसमें कैक्टस, आर्सेनिक, स्पॉन्जिया इज एक्सीलेंट रेमेडी। आप इसकी पोटेंसी को यू हैव डिसाइडेड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, पेशेंट की तासीर को देख करके समझ के किस पोटेंसी को देना है। पोटेंसी वी आर नॉट डिस्क्राइबिंग एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ पोटेंसी इज नॉट ए इशू, मेजर इशू इज देयर कि किस कॉजिटिव फैक्टर पर हम उसको क्या दवाई दे रहे हैं, ये मोर इंपॉर्टेंट थिंग है। इन केस ऑफ स्वेलिंग आ रही है मान लो उसकी चिन रीजन में, पर्टिकुलर दिस रीजन पेशेंट समथिंग सर मेरा डबल चिन हो गया है, तो आप उससे कैसे पहचान रहे हैं इसको, तो आप जब रिपोर्ट कराते हैं तो यार सर टीएसएच इंक्रीज आ गया था, बड़ा हुआ है। तो वी इजी सिंगल रेमेडी, इजी स्पॉन्जिया, इजी वेरी इजी गोइंग अंडरस्टैंड। आप स्पॉन्जिया में मटेरिया मेडिका में देखिए क्लियर क्लियर डिफाइन है, स्वेलिंग इन्वॉल्विंग द होल चेन, एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड होगा तो ब्रोमियम एंड आयोडियम, इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड मतलब ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन है कोई चीज का, तो वी आर गिवन ब्रोमियम एंड आयोडम। दिस द होम्योपैथिक मेडिसिन आर वेरी इफेक्टिवली एंड वेरी एक्सट्रीमली फाइन रिजल्ट ओरिएंटेड। तो आपको इसमें दो चीजें का ध्यान रखना है कि पहले तो केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, इसमें हमने जिस तरह से प्रीवियस हिस्ट्री में बताया मैंने आपको कि अपने को प्रॉपर केस टेकिंग लेना है, किस पॉजिटिव फैक्टर की वजह से उसको वो सिम्टम मेन है अपना, उस सिम्टम के अकॉर्डिंग वी आर डिसाइड होम्योपैथी मेडिसिन। और होम्योपैथी मेडिसिन को मेथोडोलॉजी तो आप ही सभी समझते हैं प्रैक्टिसिंग में, अब ड्यूरिंग में, तो जिस तरीके से हम मिडिल पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं 30 से 200 तक जाते हैं, वी आर नॉट गिवन ए हायर पोटेंसी इन दैट टाइम बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारे होम्योपैथी कहता है कि सिंगल रेमेडी सिंगल डोज, इट इज ए क्योर केस। मास्टर हनीमन सर ने जिस तरीके से हम लोगों को गाइड किया ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में हमें समझाया है कि आप उस चीज को समझे, डिटेल अंडरस्टैंड करें, पेशेंट क्या बोल रहा है, उसका वाइटल फोर्स के साथ वो क्या समझाना चाह रहा है, ये अंडरस्टैंड करना डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी प्रिजुडाइज नहीं बने हम कंफर्मेटरी नहीं बने कि मैंने ये देखा तो इसकी वजह से ये हुआ। वी आर अंडरस्टैंड डिटेल केस हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, जैसे जैसे आप डिटेल केस हिस्ट्री लेते जाएंगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस होने के साथ साथ आपको ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी, सिलेक्ट ऑफ रेमेडी करना आसान होगी और ट्रीटमेंट इजी होगा। समटाइम पेन बोलता है पेशेंट कि सर मेरे गले में पेन हो रहा था पर मुझे लग रहा मैंने ठंडा पानी पिया था या फिर मैं ठंडी मौसम में चला गया था, तो वी आर समथिंग एस, इसमें भी आयोडम दे के देखिए आप, आयोडम इज एक्सीलेंट रेमेडी। मेंसेस की ड्यूरेशन में भी हमने बताया कि कई बार ड्यूरिंग मेंसेस के दौरान नमकीन खाने की बहुत इच्छा होती है सर, नमकीन ही दिन भर खाने का मन करता है, तो नेट्राम्यूर इज अनदर रेमेडी। प्लेटिना स्पॉन्जिया इज आल्सो इफेक्टिवली कॉज इन दिस थिंग, तो दीज आर द रेमेडीज आर वेरी इफेक्टिव। इसके अलावा ये तो मेडिसिन का जो मेरा फंडामेंटल ये रहता है कि मैं मेडिसिन को ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करता बिकॉज क्योंकि मेडिसिन तो सभी जन जानते हैं, बस सिंपल ये होता है कि मेथोडोलॉजी होम्योपैथी में ये देखना है हमें कि हम केस टेकिंग कितना अच्छा करते हैं और उस केस टेकिंग में भी प्रॉपर हम कितना सिम्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना, सिम्टम को प्रॉपर मैनेज करना और मैनेज करने के बाद में सिलेक्टेड रेमेडी एंड देन प्रिस्क्राइब इट, सबसे सिंपल मेथोडोलॉजी है। अब एक चीज और बताना है मुझे इसमें, कॉन्कोमिटेंट्स, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सारी रेमेडीज होने के बाद में कॉन्कोमिटेंट्स कैसे हैं, तो ट्रेम्बलिंग विथ होता है तो मेफाइटस दे सकते हैं, अगर इचिंग हो रहा है उसको तो अम्ब्राग्रीसिया, ज्वाइंट्स में इन्फ्लेमेशन आ रहा है, पेशेंट को कहीं बोलता है कि सर मेरे जोड़ों में सूजन आती है, मैं चलता हूँ तो मुझे दर्द होने में तकलीफ होती है, बैठ के उठने में तकलीफ होती है, मेंसेस की ड्यूरेशन में आ रहा है तो मैंने नेट्रेमो थायरोइडिनम इज आल्सो ए रेमेडी। तो हम लोग होम्योपैथी में थायराइड को बोलते हैं सर थायरोइडिनम दे देंगे हो जाएगा, नहीं, वी आर फाइंड द कॉज, किस कॉजेटिव फैक्टर्स हो रहा है, ओनली नॉट अ सिंगल रेमेडी, दे आर वेरियस रेमेडी इफेक्टिवली कॉज इन थायराइड। एनीमिया भी होता है कई बार, डिफिशियंसी की वजह से भी हम लोग देखते हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम आती है किसी किसी को, कि बच्चा एनीमिया के दुबला पतला है सर और इसका वजन नहीं बढ़ रहा है, लिंथीन है, पर क्यों ऐसा हो रहा है, तो थायराइड भी उसमें पॉजिटिव रोल काम करता है। मेंसेस का तो मैंने बताया ही आपको। अब इसके साथ साथ हम जो बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें काम करता है थायराइड में स्पेसिफिक मेरा, वो ये होता है
कि हमें डाइट एंड रेजिमेंट पे भी बहुत काम करना है। अभी तक होम्योपैथी फील्ड में मैंने यही देखा है प्रैक्टिसिंग में, ड्यूरेशन में, कि हम डाइट एंड रेजिमेंट में, वी आर मेडिकल प्रैक्टिशनर, वी आर नॉट गिवन अ प्रॉपर मेडिकेशन या प्रॉपर डाइट प्लान। ये पेशेंट को देना बहुत जरूरी होता है। क्या खाएं, डू एंड डोंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होती है, क्योंकि अगर हम इसके बारे में, हमारी होम्योपैथी में क्लियर डाइट एंड रेजिमेंट को बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं किया गया है, बट मैंने काफी स्टडी किया है इसको लेकर के कि नहीं, डाइट एंड रेजिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। इससे आपके थायराइड को हेल्प होती है ठीक होने में, और पेशेंट को लाइफ टाइम क्योर मिलता है, रिपीटेड ऑफ मेडिसिन नहीं होता है, एंड उसको क्योर मिलता है। तो हम चीज में बता चुका हूँ आपको, एग्रीवेशन एमेलरेशन जो मॉडलिटीज है वो तो इजी टू अंडरस्टैंड है, हमको देखना ही है। ईटिंग एमेलरेशन हो रहा है तो आयोडम होगा, ईटिंग एग्रीवेशन हो रहा है तो नेट्रम्यूट से खाने से उसको प्रॉब्लम होता है, तो हो सकता है। नमक की डिमांड करता है, बोलता है सर मुझे हर चीज में नमक लगता है, दाल सब्जी में खाने जाता हूँ तो मुझे नमक चाहिए होता है एक्स्ट्रा ऊपर से, तो फाइंड आउट नेट्रम्यूट। कई बार पेशेंट बोलता है सर मुझे ठंडी चीजों की इच्छा होती है, मुझे आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, बर्फ खाना अच्छा लगता है, या फिर कोल्ड चीज में अच्छा लगता है। तो आपको समझना है इस चीज को लेकर के कि वो क्या चाह रहा है। कोल्ड थिंग रिक्वायर्ड मीन्स थायराइड इनफ की ओर जाएगा, है ना। तो ये चीजें बहुत हो गई। ड्राइनेस में उसकी स्किन पे क्रैक्स होते हैं, वो जब स्किन को रब करता है तो दे आर कंप्लेनिंग, सर मेरे स्किन बहुत ड्राई हो गया, मॉइस्चराइजर क्रीम लगाता हूँ पर फिर वापस वैसे ही हो जाता है। तो आपको फाइंड आउट करना है ड्राइनेस को, कि इसको कैसे ठीक किया जाए। अब ये तो हमने बेसिक रूल आउट बताया मैंने आपको इसके लिए। होम्योपैथी में ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। इसके साथ साथ अभी हम अब देखते हैं पसीना आता है। कई पेशेंट आके कंप्लेंट करता है सर मेरे कुछ कमरे में बैठा हूँ, एसी में बैठा हूँ, तब भी मुझे पसीना आता है, या कुछ खाना खाता हूँ तब बहुत तेजी से पसीना आता है, वेदर चेंज होता है तो पसीना आता है। तो नेट्रम्यूर, एक बार एनालिसिस अबाउट नेट्रम्यूर के, नेट्रम्यूर के पेशेंट में ये बहुत कॉमन कॉज है, एकदम इजी फाइंड आउट कर देते हैं। तो नेट्रम्यूर इज ए वेरी बेस्ट रेमेडी। आप नेट्रम्यूर को फाइंड करके देखिए, नेट्रम्यूर को इस फॉर्म में भी लेके देखिए, थायराइड में बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, और आपको एकदम यश प्रसिद्धि सब मिलेगा उससे आपको। अब इसके साथ साथ पर्सनल हिस्ट्री की बात कर रहे हो, जिसमें हम परिवार में अगर देखते हैं किसी किसी को जो हिस्ट्री में होती है तो उसको भी डिटेल लेना जरूरी होता है। जैसे मैंने कहा था कि पर्सनल हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो केस टेकिंग में ये मोर इंपोर्टेंट रोल करता है। पहली चीज होती है इसके अंदर अर्टिकेरिया। हम अर्टिकेरिया के लिए बहुत कॉमन होता है कि यार हाथों में इन्फ्लेमेशन आ रहा है, उसको उठ रहा है, एलर्जी कर रहा है, तो अर्टिकेरिया होगा। आप थायराइडिनम को भी कॉज करिए इसमें, थायराइड भी इसमें हो सकता है, रोल करेगा। समटाइम एलर्जीज होती है, हम कहते हैं एलर्जी है इसको, या क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा होगा, नहीं वो थायराइड भी हो सकता है। ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है बट इट इज अंडरस्टैंड कि ये चीज होती है इसमें। इसके साथ साथ मिजल्स, अगर मिजल्स रहा है प्रीवियस हिस्ट्री में उसको कभी, या कोई डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी रहा है कभी, तो स्पॉन्जिया ब्रोमियम को भी फाइंडिंग दिस थिंग कि कफ रहा है सर मुझे, पर वो ड्राई कफ रहा मुझे, और मैं कैसे उसको आइडेंटिफाई करूं। हम एलर्जी के हो सकते हैं, अस्थमेटिक में जा सकते हैं, ब्रोंकाइटिस में जा सकते हैं, दे आर वेरियस फैक्टर्स इन कफ, इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। बट आप स्पॉन्जिया को भी ट्रेक करिए, इसमें बहुत अच्छा काम करती है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर मैंने बताया ही आपको, ओरल कॉन्सेंट्रेटिव पिल्स लेने की वजह से ऑब्स्ट्रिकल हिस्ट्रीज में कई बार ये होता है कि पेशेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेता है, कंसीव नहीं करना है, या पीरियड डिले उसको चाहता है, तो मे बी पॉजिटिव फैक्टर। इसमें फीमेल्स का क्या होता है, वेट गेन होने लगता है बहुत ज्यादा, और वेट गेन होने की वजह से उनके मूड स्विंग होता है, दे आर नॉट कॉर्टिस, मतलब किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे, घर में चिड़चिड़ाहट होगी, छोटे छोटे चीजों पर इरिटेटिंग करेंगे वो। तो ये सब सिम्टम्स उसके पेरेंट्स या जो भी आता है साथ में वो बताता है कि सर ये पेशेंट जो होता है घर में हर चीज, छोटी छोटी चीजों पर नाराज होता है, इरिटेट होता है, और हमें भी इरिटेशन करता है पैदा। तो हमें ध्यान रखना है कि थायराइड भी एक उसमें रोल करता है, जिसकी वजह से ये हो सकता है। इसके अलावा मैंने आपको कॉन्स्टिपेशन का बताया, कॉन्स्टिपेशन अनदर वन कॉज है। सम टाइम ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, प्रीवियस हिस्ट्री में कभी रहा हो उसको, लॉस ऑफ वेट होना, हार्ट्स की कंप्लेंट्स भी आती हैं। हार्ट की कंप्लेंट्स में यह होता है कि सर इसकी धड़कन बढ़ जाती है, ये जब चलने लगता है तो इसकी सांस फूलने लगती है। तो ये सिम्टम्स ऐसे हैं जिन्हें आपको ऑब्जर्व करना है। इसके साथ साथ सम टाइम पेशेंट की टेंडेंसी होती है ओबेसिटी की, सर इनका वेट सडनली अभी 1 महीने पहले इतना वेट था, 5 kg वेट पुट ऑन कर लिया, जबकि ये तो खा वही रहे थे खाना, मतलब डाइट में कोई इनका चेंजेस नहीं हुआ है, रूटीन लाइफ भी एज इट इज है, पर सडन राइज ऑफ वेट हो गया सर, तो मे बी कॉज ऑफ थायराइड। तो अब आप हम ध्यान रखेंगे कि जब हम ओबेसिटी का केस देखें तो थायराइड को जरूर ध्यान देवें। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि एनीमिया है तो एनीमिया भी हम थायराइड को फोकस करें, कि अगर एनीमिया की कंप्लेंट लेके आ रहा है तो भी हम एक बार, हो सकता है थायराइड का इशू हो, इसकी वजह से भी उसको एनीमिया हो रहा है। इसके अलावा राइट साइड लेफ्ट साइड बोथ साइड हो सकता है, इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स को आप भी और हम देख सकते हैं, लेफ्ट साइडेड गोइटर भी हो सकता है, इसमें चेलिडोनियम और लेकेसिस इज वेरी गुड रेमेडी, जो आपको बहुत अच्छा काम करती है।
ठंड लगेगा उसको, गर्दन के रीजन में ठंडापन महसूस होगा, दे हैव एन एट्रम आर्स। तो ये रेमेडीज जो मैंने सिलेक्ट करी है, दे आर माई प्रैक्टिसिंग माई एक्सपीरियंस में हुआ है। इसके अलावा आप अपने अनुभव पे भी आप काम करेंगे तो आपको ये मेरी रेमेडीज रिलेक्ट होंगी। कुछ रेमेडीज जो मैंने कंसिडर करी है, ये रेमेडीज से मुझे अच्छे रिजल्ट मिले मेरे पेशेंट्स को। जब मैंने इनके रिपोर्ट्स के बाद कराई तो 3-3 महीने तक में वो रिजल्ट नॉर्मल आ गया। उसके बाद उनको कभी रिपोर्ट के बाद डबल कराया 3 मंथ में, तो उनको थायराइड की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और नो एनी मेडिकेशन उसके बाद से। तो थायराइड को क्योर किया जा सकता है, नो डिफाइन अबाउट दिस थिंग कि थायराइड ठीक नहीं होता है, जीवन भर गोली खाना पड़ेगी। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस के मिथिक को हमें तोड़ना है। और चूंकि एक एक ऐसी बीमारी के रूप में ये उभर के आ रहा है जिसकी वजह से लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसको मैं क्या करूं ठीक, और ये क्यों हो रहा है मुझे। और ये मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले डॉक्टर से एक छोटी सी गोली तो खाना है आपको, बट उस गोली की डोजेस जब बढ़ते जाता है डे बाय डे, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर से सर गोली खा रही हूँ या खा रहा हूँ, तो मेरे कल्स होता है कि यार मेडिसिन से जब ले रहे हैं तो क्योर क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपर ट्रीट कॉज। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कॉज क्या है, उस कॉज को फाइंड आउट नहीं करते एलोपैथी। उनका कहना है कि हार्मोन का बढ़ना या घटना, नथिंग अबाउट इट्स। तो हम लोगों की होम्योपैथी इस मामले में बहुत मास्टर है, जिसके हमें कहा गया है कि होम्योपैथी में ईच एंड एवरी सिम्टम्स को वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। तो हम लोग होम्योपैथी सिम्टम्स को ही मेन फोकस करते हैं, साइन को ऑब्जर्व करते हैं, और कीन ऑब्जर्वेशन इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। हमारे मेडिकल साइंस होम्योपैथी में ये कहा गया है कि आप जितना अच्छा ऑब्जर्वर बनेंगे उतना अच्छा प्रैक्टिसर होंगे, और आपकी रेमेडी सिलेक्ट करना इजी होगा। थैंक यू सो मच। मेरा एक जनरल ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ये, इसको लेकर के मैंने थायराइड को लेकर के जो ब्रीफ बताया आप लोगों को। अब मैं कुछ एक एक्स्ट्रा साइड बताना चाहता हूँ। ये तो मेरा एक जनरल इंट्रोडक्शन था, सभी डॉक्टर सीनियर हैं, मुझसे अनुभवी भी हैं और अपने प्रैक्टिस में थायराइड को ठीक कर भी रहे हैं। तो मैं इसमें एक आपको डाइट और रेजिमेंट को लेकर के एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट जो मैंने बनाया है वो कुछ अलग है। आप चाहें तो उसको भी लेकर के मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा। तो इज कंफर्टेबल? बिल्कुल सर, अभी आधा घंटा बाकी है, आप आराम से दे सकते हैं। ओह नाइस वन। मुझे थोड़ा सा लग रहा है टाइम का श्योर, क्योंकि बिकॉज मेरे स्लाइड्स बड़ा था तो मुझे थोड़ा फास्ट बोलना पड़ा। मैं कंफर्ट होकर के बोलूंगा अभी, तो मैं एक स्लाइड और शेयर कराऊंगा आपको स्क्रीन, जिसमें मैं डाइट को लेकर के स्पेसिफिक मेरा कॉन्सेप्ट है। तो स्टॉप शेयर करके मैं अगेन अनदर वन लेता हूँ शायद वो स्लाइड। मैडम स्क्रीन आ गया, क्लियर हो रहा है ये? हाँ जी। ओके फाइन। सो इसको इंसर्ट में जाके मुझे ऊपर क्लिक करना है ना? हाँ जी। नहीं ओके नहीं, ये फाइन। यहाँ नहीं आया, ये तो आपका ये शायद पीडीएफ है, वर्ड, ये मेरा वर्ड वर्ड में, डॉक्यूमेंट। हाँ वर्ड जी। डॉक्यूमेंट है, तो इसमें तो नहीं लगेगा ना कुछ? नहीं। ओके फाइन, सो नाइस। इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था हाइपोथायराइडिज्म को, मिक्सिडेमा के बारे में मैं बताया, कॉजेज जो मैंने बताए थे आप लोगों को पहले भी। लेक ऑफ पिट्यूटरी टीएसएच, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच की वैल्यू कम होने पर क्या होता है। अब इसके अलावा जो मैंने कहा था साइन एंड सिम्टम, तो मैंने जस्ट उनको रूल आउट किया एक बार फिर से। स्लोइंग डाउन मेंटल फिजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी, इजी थकान लगती है, नींद बहुत आएगी उसको, पेशेंट दिन भर रेस्ट करना चाहेगा, बॉडेक होगा, पफीनेस होगी फेस पर, एडिमा इन फीट, एक आल्सो अनदर वन कॉज, वेट गेनिंग के साथ पाँव में स्वेलिंग आना इज अनदर वन फैक्टर कॉज। तो आप साइन एंड सिम्टम को वी आर ऑब्जर्विंग क्लियर कट टाइटल। इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ कोल्ड, ठंड को लेके काफी ज्यादा उसकी सेंसिटिविटी रहेगी। ड्राइनेस ऑफ स्किन रहेगा, ब्रिटल्स नेल्स होंगे, नेल्स उसके से बार बार ब्रीच होंगे, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल, हॉर्सिनेस ऑफ वॉइस, वॉइस में चेंजेस दिखेगा आपको। समटाइम पीपल आर सेइंग कि सर हियरिंग लॉस हो रहा है, मुझे कभी सुनाई देता है कभी नहीं सुनाई देता है। तो वी आर फाइंडिंग दिस थिंग्स। इसके अलावा मसल्स क्रैम्प आएंगे, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टास्क है सर। मसल्स, रात को पैर दुखते हैं, मेरे पिंडलियां दुखती हैं, मुझे चलने फिरने में तकलीफ होती है, और सोने के टाइम बहुत तकलीफ होता है। मूड भी स्विंग होता है, किसी बात पे बहुत खुश होगा, कभी टाइम पे बहुत इरिटेट होगा। तो ये भी एक पहचान है उसकी बहुत बढ़िया। बोलने में स्पीच को लेकर के सावधानी रखें, वो कैसा बोलता है, कई बार गंभीरता से स्लो स्पीच हो जाएगी उसकी। और नींद के अलावा मेमोरी का भी एक बड़ा लॉस होता है इस केस में, पेशेंट फॉरगेट थोड़ी थोड़ी चीजें में भूल जाता है। तो ये भी एक अपने को बहुत मेजर करना है। अब डाइट मैनेजमेंट, जो मैंने कहा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी होम्योपैथी मेडिकल साइंस में, क्योंकि डाइट को लेकर के लोग बहुत कॉन्शियस नहीं होते, कहते हैं ठीक है आप आपका ये बंद कर दीजिए वो बंद कर दीजिए, छोटी मोटी चीजें बताते हैं। बट थायराइड की केस में डाइट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबसे पहली चीज ध्यान देंगे कि इसमें वो क्या इनटेक कर रहा है फूड में, तो हमें ध्यान रखना है क्या अवॉइड करना है उसको। सबसे पहली बात, उसको प्रोटीन डाइट को लेकर बहुत कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। हमें पीनट्स, सोयाबीन्स, दीज आर दी वेरी हार्मफुल, इसको अवॉइड करें। उसको कहेंगे एक्सिस प्रोटीन क्वांटिटी जो हमारी रूट्स में जा रही है, इसको इसको कंट्रोल करें। उसको क्या बढ़ाना है खाने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। बिकॉज क्या होता है, पेशेंट कंटिन्यूस सोयाबीन की, आज के समय में ये वर्तमान स्थिति ये हो गई कि लोग सोयाबीन हर चीज में ले रहे हैं,
और वो एक्सिस प्रोटीन भी कई बार हमारे को प्रॉब्लम देने लगता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, ध्यान रखें इस चीज को लेकर के। आप लोग जब भी पेशेंट को रिकमेंड करें कि ना साहब आपको अगर थायराइड डिसाइड हुआ है किसी वजह से, अपन कारण फाइंडिंग के बाद में उसको डाइट जरूर रिकमेंड करके दें कि आपको ये नहीं खाना है। जब आप बताएंगे तभी वो पेशेंट लेगा, नहीं तो वो पेशेंट तो नॉर्मल वे में ही अपना सारा रूटीन चलाएगा। समथिंग इल्स, क्या खाना चाहिए, हम वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों लोगों के लिए कंसीडर करेंगे इस चीज में। सम टाइम उसको आयोडीन की मात्रा हम निर्धारित करेंगे कि आयोडीन की मात्रा उसको लेनी चाहिए, जिससे कि थायराइड का उसका टेस्ट हार्मोन नॉर्मल आए। इसके अलावा दूध, दूध से बनी हुई चीजें ले सकता है वो। उसके अलावा आयोडीन रिच सॉइल्स लेना चाहिए उसको। आयोडाइज साल्ट तो हम लोग रेगुलर अभी लेते ही हैं फूड में। इसके अलावा वीकनेस अगर आ रही है, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है सर एनीमिया को बहुत ज्यादा, तो उसमें कॉपर और सेलेनियम और जिंक का मेन रोल होता है, जो कि मिनरल्स है। ये मिनरल्स जो होते हैं ये हमारी होम्योपैथी मेडिसिन भी हैं इन सभी चीजों की। बट इसके साथ साथ अगर आप उसको डाइट प्लान में सप्लीमेंटली देते हैं कि ना आपको आपके सिलेनियम जिंक को भी इन्वॉल्व करें, चाहे मल्टीविटामिन के रूप में मार्केट में इजी टू अवेलेबल है सारी चीजों में, और होम्योपैथी में भी सेलेनियम मेडिसिन अवेलेबल है। पिपरमेट वगैरह अपनी मेडिसिन है जिसको आप रेगुलरली इनको प्लान कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैंने कुछ इसमें वो भी रिस्ट्रिक्शन बताए हैं क्या क्या खाना चाहिए। जैसे एक जो नॉन वेजिटेरियन है उन लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं कि उनको मीट या जिलेटिन एग्स ईस्ट ये ले सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। सोलोमन होती है जो कि इफेक्टिवली काम करती है इसमें आपको। इसके अलावा आपको आलमंड्स लेना इजी टू वैसे, ब्रोकली खा सकते हैं, गार्लिक इज गुड, कोई इश्यू नहीं है इसके साथ में। अब जो भी फ्रूट्स हैं जो भी हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नो, एक्सरसाइज इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे मैंने कुछ डाइट्स की आपको मिनिमम चीजें बताई है, ये डाइट की तो देना ही देना है, इसके साथ उसको बोलना है पेशेंट को कि सर आपको रेगुलर एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जब तक पेशेंट अपना रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेगा मिनिमम 20 to 30 मिनट्स इन केस ऑफ मॉर्निंग और इवनिंग इन एनी टाइम, इजी टू अस कि उससे उसकी फिजिकल फिटनेस बनी रहेगी, साथ साथ उसके हार्मोन को भी रिकवर करेगा। ये एक नेचुरली थेरेपी है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट टास्क के रूप में पेशेंट को बताना चाहिए। पेशेंट को सिर्फ ये नहीं कि सर आया मेडिसिन दिया मैंने उसको डाइट प्रेजेंट समझा दिया, नथिंग एल्स। उसको प्रॉपर फुल फ्लेश गाइड करिए ताकि पेशेंट आप पे कॉन्फिडेंट लेके आता है, जब आता है अपने क्लिनिक में तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि सर मुझे ये इशू था अब मैं इसको कैसे ठीक करूं। तो हमें उसको फुल गाइड करते हैं। अभी तक तो मेरे पेशेंट में मैंने प्रैक्टिसिंग में यही मैक्सिमम अप्लाई किया है कि जैसे पेशेंट आता है तो वी गिवन ए केस हिस्ट्री, गिवन ए रेमेडी एंड देन गिवन ए डाइट चार्ट, एंड इसके अलावा उसको कहता हूँ फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको घूमने जाना है, 15 से 20 मिनट डेली वॉक करना है, अगर कंफर्टेबल है तो डेली वॉक करें। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज अगर कर सकता है तो मोर इफेक्टिवली, ताकि ग्लैंड्स की स्वेलिंग इन्फ्यूशन हो। इसके अलावा योगा में प्रैक्टिस स्टार्ट करें, योगा वेरी इफेक्टिवली कॉज करता है। योगा से भी काफी हद तक हम थायराइड को बिल्कुल रिकवर कर सकते हैं। इसमें काफी सारे आसन हैं, कुछ ऐसे वो हैं जो बहुत तेजी से अपने को इसमें हेल्प करते हैं। तो आपको ये थायराइड को लेकर के अगर कोई क्यूरीज है या जो भी कुछ आपको लगता है ऐसा, तो आप मुझसे फ्री टू आस्क कर सकते हैं, कभी भी कोई इशू नहीं है। इसके अलावा बालों में हम लोग एक्सपर्टाइजेशन है, हमें हेयर में काफी अच्छा ट्रीटमेंट प्लान है हम लोगों का। ये मैंने एक ब्रीफ आपको इसलिए बताया कि थायराइड को हम लोग रेगुलर प्लान में प्रैक्टिस में देखते हैं, बट मॉडर्न तरीके से और एलोपैथी में उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, किस तरीके से केस टेकिंग करें, किस तरीके से सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करें, और सिंगल रेमेडी में भी काम होता है। ये मॉडर्न मेडिसिन को हमको बंद करवाना है पेशेंट की, ताकि उनको जो साइड इफेक्ट है जिसको कहते हैं कि काउंटर इंडिकेशंस जब आते हैं पेशेंट्स को, तो वो बड़ी तरीके से घबराता है। और वो एलोपैथी वालों के पास क्या होता है कि वो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में जाते हैं, दे आर वेरियस रेमेडीज आर डिफरेंट चेंजेस। आपको एनीमिया हो गया, आप एक काम करिए वो चालू कर दीजिए। होम्योपैथी बहुत मॉडर्न स्पेशलाइजेशन हो गया है अब हर चीज का क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है। सिर्फ रीड आउट करना है, फाइंड आउट द कॉज एंड ट्रीट द कॉज। ये एक बहुत सिंपल मेथोडोलॉजी से मैंने कोशिश करी है, सिंपल जितना मैं समझा सका हूँ या जिसको मेरे को समझ में आया जो मैंने वही समझाया। क्योंकि बिकॉज होम्योपैथी में अभी सभी प्रैक्टिसिंग अपने अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। पर मैं चाहता हूँ कि इंडिया से हम थायराइड को मूव कर दें। जिस तरह से हमने पोलियो को मूव करा है, हम थायराइड को भी हटा सकते हैं। बस हमें एक दृढ़ निश्चय लेके काम करना होगा और इस पर कंसिस्टेंसी वर्क करना होगा। नंबर ऑफ केसेस को हमें फाइंड आउट करना होगा। और डे टू डे प्रैक्टिस में अपने क्लिनिक में आप बोल सकते हैं लोगों को गारंटी से कि होम्योपैथी में थायराइड परमानेंट क्योर होता है। आप कॉन्फिडेंटली पेशेंटों को दीजिए दवाइयाँ, किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन आता नहीं है, 100% पेशेंट क्योर होता है। और हैप्पीनेस उसकी पूरी फैमिली को आती है, तो वो ब्लेसिंग आपको और हमको मिलती है।
तो ये मेरा एक ब्रीफ था आपको इंट्रोडक्शन। मैडम ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा इन्विटेशन दिया, और अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। या थैंक यू फॉर माय। हाँ जी, डॉक्टर आशीष जैन का काफी अच्छा सेशन रहा हाइपोथायरॉयडिज्म पे। और जो जिस तरह से उन्होंने थेरेप्यूटिक्स बताया ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री। हाँ, मतलब कि अगर हमारे पास कोई पर्सनल स्पेसिफिक हिस्ट्री हो या पर्सनल फैमिली हिस्ट्री हो तो क्या क्या मेडिसिन हम ऑप्ट कर सकते हैं उन केसेस में, और क्या क्या मेडिसिन हम दे सकते हैं उन केसेस में। और वैसे ही लेफ्ट साइडेड गॉइटर हो, अगर नोटी हो, कोल्डनेस हो, तो उस केसेस में क्या क्या थेरेपेटिक्स रहते हैं। तो उस पर काफी बढ़िया सेशन रहा। डॉक्टर आशीष, अगर कुछ और आपके पास कुछ केसेस हो, अगर आप वो शेयर कर सकते हो फिलहाल। मैडम प्रेजेंटली मैंने केसेस रीड आउट किया, क्योंकि फाइंड आउट मोर रिपोर्ट्स नहीं थी मेरे पास, तो मैंने जस्ट बना नहीं पाया हूं उसके लिए। तो नेक्स्ट सेशन में एक बार मैं जरूर प्लान करूंगा ओनली फॉर केसेस फॉर क्लिनिकल। एट प्रेजेंटली जो मैंने ठीक ओके। किए हैं, जिनके रिपोर्ट्स हैं, मैं आई कैन फाइंड आउट दिस थिंग, और उसका पूरा एक बना करके एक सेशन और प्लान करेंगे हम, जिसमें हम टोटली ओनली फॉर क्लिनिकल परस्पेक्टिव में, ताकि हम रिपोर्ट को टेस्टेड बता पाएंगे कि हमने इस पेशेंट्स का ये ट्रीटमेंट किया और ये किया। ये तो मैंने बिल्कुल एक बस बिल्कुल थ्योरेटिकल कवर किया था इसमें। तो ओके। नेक्स्ट सेशन एक बार जरूर मुझे आप बताइएगा, तो वी कैन प्रोवाइड दिस थिंग। और और अगर किसी का किसी के ऊपर कोई, कुछ क्यूरी हो हाँ, तो इजी टू आस्क मी। यस। कोई क्वेश्चन हो तो वो इस पे पूछ सकते हैं डॉक्टर आशीष जैन से। थायराइड से केस, जैसे वही सब लोग केस के लिए पूछ रहे श्योर हैं, मैम। केसेस के लिए हम मैडम एक एक और केसेस के सेशन लिए हम लोग, रखेंगे। या मैडम एक सेशन और प्लान करिएगा मेरे लिए, तो आई हाँ जी। डेफिनेटली डिफरेंट केस रिपोर्ट देंगे। काफी नंबर ऑफ न्यूमरस ऑफ केसेस आर देयर, तो वो आर इजी टू अंडरस्टैंड, और पेशेंट का टेस्टिमोनियल अपने पास बहुत परफेक्ट है, यस तो यस। वेरी इजी टू अस कि पेशेंट को कंफर्टेबल जोन हो जाएगा आप उसके बाद। वैसे जनरली मोस्टली जो कॉमनली मेडिसिन आती हैं वो कौन कौन सी जी आपने देखी हैं प्रैक्टिस में। देखिए, प्रैक्टिस में मैंने थायरोडिनम, बेरेटा का बायोडियम, ये दीज आर द स्पॉन्जिया, दीज आर द वेरी स्पेसिफिक रेमेडीज हैं, जिनको मैंने 30 to 200 पोटेंसी में वी आर गिवन फ्रीक्वेंटली एंड इजी टू रिजल्ट ओरिएंटेड है। सो ओके ये 3-4 आर रेमेडीज आर वेरी एक्सीलेंस, जिनको आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है आपको। ओके। और इसके साथ साथ एंटी मियाजमेटिक क्या मेडिसिन देते हैं। मियाजमेटिक का मैडम ये तो डिपेंड अपन किस मियाज्म का पेशेंट है, सोरासिस साइकोसिस जिस मियाज्म का पेशेंट है, ये तो वी हैव नॉट फाइंड आउट दिस थिंग कि किस टाइप का केसेस है वो, उसके अकॉर्डिंग अपन कर सकते हैं इसको। तो इसका पर्टिकुलरली मियाजमेटिक पे मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया था जनरली अभी तक। मैं मेन तो पॉजिटिव साइन एंड सिम्टम पे फोकस करके काम किया हूँ अभी। तो अकॉर्डिंग वी आर डिसाइडेड कि किस तरह के सिम्टम्स लेके आ रहा है पेशेंट, और उसको किस तरीके से हम मेजर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वी टीज ए ट्रीटमेंट प्लान। हाँ, और कोई क्वेश्चन कोई और पूछना चाहता है या कोई अपना इनपुट देना चाहता है थायरोइडिज्म के ऊपर, तो वो भी दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर आशीष जैन ने हाइपोथायरॉयडिज्म का बताया, वैसे ही हाइपर थायरॉयडिज्म, थायराइड ऐसा पूरा अगर हम सिस्टम देखें, थायराइड अपने आप में एक पूरा सिस्टम है, क्योंकि या थायराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म। यस मेटाबॉलिज्म जो है डेफिनेटली। बॉडी का वो रेगुलेट करता है थायराइड। यस, और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, जो स्ट्रेस फैक्टर आज की टाइम में है हमारे ऊपर, डे टू डे लाइफ में आज बहुत ज्यादा है। स्ट्रेस या फैक्टर की वजह से थायराइड की केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए हैं। और बहुत छोटे छोटे बच्चों में, टीनेज बच्चों में भी थायराइड डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, चाहे हाइपर थायराइडिज्म हो या हाइपोथायराइडिज्म हो। और एक फैक्टर जो पीसीओडी का है, पीसीओडी के या साथ वो एडजुवेंट चलता है। तो एक तरह कैसा, ये एक तरह का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन गया है आज की या डेट में। और इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। और जैसे कि आपने बताया कि एलोपैथी में एक बार जब ड्रग शुरू हो जाती है तो वो फिर वो बढ़ती चली जाती है। और होम्योपैथी इस केस में अलोंग विद जैसे वही लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं, या योगा है, डाइटरी चेंजेस है, मेडिटेशन है, उसके साथ साथ अगर हम होम्योपैथी यूज करते हैं तो हमें काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगी, हमारा जो कॉलेज था जहाँ से मैंने पास आउट किया है, वहाँ पे स्पेशल थायराइड ओपीडी चलती थी। तो तो नाइस वन, हाँ एक्सीलेंस, जी, बहुत तो बढ़िया, वेरी गुड। उस वहाँ पे हम चाहते हैं कि इस तरह के मल्टीपल कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करें, ताकि वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि लोग उस चीज को समझ सकें। ये वेरी हाँ इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर हम एवरी मंथ या एवरी 2 मंथ में कैंप ऑर्गेनाइज करें कि इसमें सिर्फ हम थायराइड के केसेस ही देखेंगे। मेरा भी एक ओपीडी यस डीवाई पाटिल में पहले मैं था जब, वहां पर वी आर प्लानिंग इन दिस थिंग कि भैया आप एक ओपीडी स्पेशलाइज्ड ओपीडी चलाएं इसके लिए। बिल्कुल 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 तो मोर कंसल्ट पेशेंट को होगा कि यार ये थायराइड भी कुछ चीज होता है और ये इसको ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम लोग क्या मेजर डिसीज डायबिटीज और इनको लाइफ स्टाइल डिसीज को कवर करते हैं, बट इस चीज को स्किप कर जाते हैं, पर पेशेंट हाँ को जी, सफरिंग फॉर दिस थिंग। सो ये भी एक बिल्कुल। इम्पोर्टेंट टास्क है। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर मीनू राणा ने, इफ द पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज एंड थायराइड प्रॉब्लम्स या देन व्हाट विल बी द डाइट फॉर दैट पेशेंट।
हाँ, दो बेसिक डायबिटीज का तो रूल आउट है कि हमें उसको हाई ग्लाइसेमिक डाइट नहीं देना, उसको शुगर फ्री डाइट देना ही, जो देना है देना है। इसके अलावा प्रोटीन डाइट में बहुत ध्यान रखना है कि कितना प्रोटीन वो इंटेक कर रहा है, बिकॉज एक्सिस प्रोटीन नहीं इंटेक कर रहा हो। क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, जब हम शुगर लेवल डाउनफॉल करते हैं तो प्रोटीन इंटेक बढ़ा देता है पेशेंट कि सर मुझे प्रोटीन चाहिए होता है, वीकनेस लगता है। तो प्रोटीन का बस कैलकुलेट करिए, बाकी नथिंग एल्स इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन का ही ध्यान देना हमें बस, कि सोया प्रोटीन तो नहीं ले रहा है वो एक्सिस क्वांटिटी में, जिसकी वजह से उसको लॉसेस होने की संभावना हो सकती है, स्वेलिंग बढ़ सकती है उसकी। तो यस, ऑब्वियसली प्रोटीन जो है वो रिपेयर और रिकवरी का काम करता है। हाँ तो हाँ, बट उसका कई बार एक्सेसिव होने की वजह से भी किडनी पे वो फिर क्या होता है कि हमारे रीनल इंपेयरमेंट पे जाता है। अगर एक्सेसिव प्रोटीन होगा और फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा है, हाँ दे सर, हैव डिफरेंट हार्ट सेगमेंट। तो प्रोटीन उसमें एक क्या है कि तरीके से रीनल फेलियर। एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज यस। करता है, क्योंकि सेलुलर जो अंदर जो ये आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है या ऑक्सीडेशन होती है, जो प्रोसेस होता है अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का, उसमें या प्रोटीन्स बहुत जरूरी होती हैं, एंजाइम्स। बिल्कुल बिल्कुल। मोस्टली डिसऑर्डर्स इसलिए ही हैं क्योंकि आज की डेट यस। में प्रोटीन इंटेक प्रॉपर नहीं है। नहीं है, फैट और प्रॉपर सिस्टम से नहीं होता, फैट तो हाँ, एक्सेसिव ले ही रहा है, कार्बोहाइड्रेट हाँ, ये तो बहुत फैट और कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट बहुत ज्यादा हो गई है। डाइट हो गई प्रोटीन, है मैक्सिमम। और प्रोटीन भी जो हम खा रहे हैं आर्टिफिशियल प्रोटीन है। यस। अगर आपको इसलिए नेचुरल नेचुरल प्रोटीन प्रोटीन बेटर। मिल रहा हो तो दैट इज द बेस्ट थिंग। नहीं तो यस लोग जो आज डेफिनेटली। आर्टिफिशियल प्रोटीन, और वो भी एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो भी एक तरीके से हमारे लिए वो ग्लाइसेमिक हार्मफुल इंडेक्स है। को बढ़ाता यस यस जी, बढ़ाएगा बिल्कुल। है। यस। तो प्रोटीन भी नेचुरल होना चाहिए, जैसे स्प्राउट्स हो गए, आपके लेग्यूम्स हो गए, सोया हो गया, यस। और दालें हो गई, दैट इज नेचुरल प्रोटीन। या। पीनट्स हो गए, नट्स हो गए, तो दैट इज द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ नेचुरल। और कोई क्वेश्चंस पूछना चाहता है? थायराइड डिसऑर्डर में मैं इनटू मियाज्म में ये कहना चाहूंगी, जैसे कि हमारी जो एंटी मियाज्मिक ड्रग्स है, जैसे ट्यूबरकुलाइनम यस। और कार्सिनोसिन अच्छा काम कर या। सकते हैं। यस यस ट्यूबरकुलाइनम डेफिनेटली। है, एंड पूजा, या, so they also effectively causing this thing हम एंटी definitely। एज एंटी मियाज्मेटिक Yes, दे सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल डेफिनेटली क्योंकि वही, डेफिनेटली। जैसे जहाँ पे भी स्ट्रेस फैक्टर आ गया या सप्रेशन यस यस फैक्टर आ यस। गया, वहां पे वहाँ पर कार्सिनोसिन पूजा बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत अच्छा काम करता है कार्सिनोसिन बहुत बढ़िया काम करती है। और बाकी अगर सिर्फ सोरिक ओरिजिन है, तो सोरिक में हम ये नहीं कहेंगे कि हम सीधे सल्फर उठा के दे देंगे। जो भी हमारे को नहीं नहीं रेमेडी नहीं। इंडिकेट हो रही होगी, उस हिसाब से हम या। एंटीमियाजेमेटिक ड्रग या जो भी बैकग्राउंड हमें मिलता है उसके हिसाब से कर सकते हैं। जो थायराइड टॉक्सिकोसिस होता है, हाइपर थायराइडिज्म में, उसमें सिफिलिटिक मियाज्म ज्यादा आ जाता है, या। क्योंकि उसमें डिस्ट्रक्शन होती है। और जैसे कि हाइपर एक्टिविटी होती है, जिसमें भी या हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा आ रही है, वहां सिफिलिटिक मियाज्म आ जाता है, सोरा भी आता है, सिफिलिटिक भी आता है। तो डेफिनेटली हमें दोनों उस हिसाब पॉसिबल, से जज मिक्स करना मिक्स पड़ता है। तो मियाज्म और और अगर हम रियल एंटी मियाज्मेटिक देंगे तो वो लॉन्ग रन में, जिसे हम परमानेंट क्योर क्योर बढ़ेगा पेशेंट कहते हैं उससे। ना, सिम्टोमेटिक रिलीफ तो आता ही है, पर पेशेंट को दोबारा ना आने की चांसेस रहते हैं। और जैसे या। जेनेटिक हो जाता है कई बार थायराइड, उसकी यस वजह से यस भी हमें हेल्प डेफिनेटली। कर सकते हैं। जेनेटिकल डिसऑर्डर आल्सो इफेक्ट। बिल्कुल। और किसी का कोई इनपुट देना चाहता है? सर आप और कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास एक्चुअली 10 मिनट है। नहीं नहीं ठीक है, आई कंफर्ट दिस थिंग। मैं ये था कि क्यूरियोसिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये तो एक लेक्चर गिव एंड टेक के बजाय कम्युनिकेशन का होना चाहिए, टू वे। तो बिल्कुल इजी टू बिल्कुल, अंडरस्टैंड लेकिन होता है, क्योंकि डिसीज को सभी जानते हैं, सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि आपस में कम्युनिकेट करके एक प्रॉब्लम को आपको सॉल्व सर कोई किया जाए। मेंटली कोई केस अगर आ रहा हो याद, आप प्लीज वैसे ही बता सकते हैं विदाउट प्रेजेंटिंग भी। नहीं, प्रेजेंटेशन तो देखिए, एक बच्चा आया था मेरे पास, 16 ईयर ऑफ एज, है ना। सर तो एक मिनट, एक क्वेश्चन आया है। हाउ या, टू प्रिस्क्राइब थायराइडिनम इन केसेस ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म? हाइपो में 3x पोटेंसी में भी गिवन है मेडिसिन, कोई इशू नहीं है, कंफर्ट ओके, रहता है। तो इजी गोइंग टू अस दे सकते हैं। कौन सी पोटेंसी? 3x पोटेंसी, 3x सैचुरेशन। पोटेंसी, ओके। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, आप केस हाँ, प्लीज तो एक केस था मेरे पास, यंग लड़की थी, प्रेजेंट 16 बताइए। ऑफ एज, उसका पीसीओडी का इशू था, और उसके बाद में उसको ये टीएसएच का भी प्रॉब्लम आ गया था, बड़ा हुआ। तो उसका हायर स्टडीज में जाने का मन था, बाहर जाने का, बट उसके मदर फादर केयरिंग थे बहुत ज्यादा उसको लेकर के, दे आर वरीड अबाउट दिस थिंग, कि बोले सर इसको बाहर भेजें या नहीं भेजें। तो मैंने कहा नहीं, डोंट वरीड अबाउट इट, ये 100% क्योरेबल केस है आपका, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बोले इसका बार बार मूड स्विंग होता है, और ये बोल नहीं पाती, पीरियड्स इरेगुलर है इसके बहुत ज्यादा। तो हमने उसको हार्मोन में मेडिसिन स्टार्ट किया अपना होम्योपैथी का, थूजा से मैंने स्टार्ट किया था उसको पहले। सिंगल रेमेडी, सिंगल डोज दिया था थूजा का 200 का, और उससे उसको काफी रिलीफ हुआ।
उसके पीरियड्स रेगुलरिटी आई, इसके साथ साथ उसका थायराइड भी नॉर्मल हुआ। विद इन 3 मंथ शुड बी कम्प्लीटली क्योर। 3 मंथ तक ऑब्जर्व करना मोर इंपोर्टेंट ठीक होती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन का हमने पहली बार भी एनालिसिस किया है कि ये इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। पेशेंट बोलता है सर अभी तो चल रहा है, तो 3 मंथ मिनिमम हम रिकमेंडेड कहते हैं कि 3 मंथ तक उसको कंसिस्टेंट वॉच करना है अपने को, एवरी 3 मंथ में रिपोर्टेड लेना है, ताकि जिस तरह से हम ऑन्को में कैंसर में देखते हैं ना हम लोग कि वहां पर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो वो इसको फोकस करना बहुत जरूरी होता है। तो वो बिल्कुल क्योर केस हुआ, और विद इन 3 मंथ के बाद वो लाइफ में आज उसको 15 ईयर्स के बाद में, आज मेरे को 5 ईयर्स हो गया, अभी तक उस पेशेंट का कंप्लेंट नहीं आया है। तो इट इज अ गुड साइन कि होम्योपैथी में सिंगल थूजा रेमेडी से भी क्योर हुआ है ये केस। तो आप उसको बहुत अच्छे से ले सकते हैं इस मेडिसिन के केस टेकिंग में, कि अगर पेशेंट को यंगस्टर्स में भी ये प्रॉब्लम, फीमेल्स में या गर्ल्स में बहुत होती है कई बार कि सर पीरियड्स 2 महीने 15 दिन डिले हो रहा है, पीसीओडी आ गया है, पर थायराइड पे फोकस नहीं हुआ, तो टीएसएच या रिपोर्ट कराने के बाद वी आर कंफर्मेटेड टू स्टे, तो वो भी आप उसको देख के दे सकते हैं। और ऐसे बहुत से केसेस थे। एक मेरे पास ओल्ड एज लेडी थी करीब 65 एज, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, उनको काफी ज्यादा हेयर फॉल की इशू था। बोले सर मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरने लगे हैं, सीवियर हेयर फॉल। अब इस केस में हम लोगों ने बहुत रूल आउट किया कि क्या कॉजेटिव फैक्टर होगा, तो फिर हमने फिर थायराइड को वाइल आउट किया उसमें, और उनको फिर लाइकोपोडियम से ठीक हुई, जो कि इतने मिरेकल कि कहाँ उस मेथोडोलॉजी में और कहाँ उस मेडिसिन से रिकवर किया उसने। तो मेडिसिन होम्योपैथी में यही है कि हम किसी को सिंगल स्पेसिफिक रेमेडी नहीं दे सकते। हमारी होम्योपैथी में वे गिवन रेमेडी ट्राई की, जिस मेडिसिन से रिजल्ट अच्छे मिले हैं वो बहुत इफेक्टिवली काम किया, उसका हेयर फॉल कंट्रोल हुआ, हेयर की डेंसिटी बढ़ी, और उसको काफी अच्छे रिजल्ट आ रही है। तो थायराइड में ये चीजें होती हैं कि आप जब प्लान करते हैं तो पूरा केस को प्रॉपर हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थायराइड में पेशेंट सब चीजें नहीं बताता है, तो हमें उससे क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि वो हमें डिटेलिंग करे सारी। जब वो डिटेलिंग करेगा तो हमारे लिए बहुत आसान होगा रेमेडी सिलेक्ट करना। पेशेंट क्या होता है जल्दी में होगा तो वरीडनेस होना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा केस को। तो मैं कहता हूँ कि पेशेंट को 10 to 15 मिनट्स इजी टू दीजिए, नंबर ऑफ केसेस कम देखिए, गुड, नो प्रॉब्लम, बट कंफर्मेटरी क्योर केस देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय संख्या बढ़ाने के। कई पेशेंट फिजिशियंस का मैंने देखा था कि संख्या खूब बढ़ा लो सर, पेशेंट को होना चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ कि क्यूरेटिव केस कितना है, आप नंबर ऑफ केसेस की क्यूरिटी पे ध्यान दें। क्वालिटी आपकी अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपके पास ऑल ओवर सब जगह से पेशेंट आएगा। बिल्कुल। सर ये पूछ रहे कैन यू एक्सप्लेन वंस अबाउट टॉक्सिक गोइटर, टॉक्सिक गोइटर के बारे टॉक्सिक गोइटर में से क्या होता है, जब हार्मोन का थायराइड टॉक्सिसिस हो जाता है, मतलब ग्लैंड में जब थायराइड हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रेशन बढ़ने लगता है कई बार, तो उसे टॉक्सिस की वजह से उसको बोलने में हॉर्सनेस होगा, वॉइस में उसकी प्रॉब्लम आएगी, वो बोलेगा कि मुझे कहीं बोलने में आवाज निकालने में तकलीफ हो रही है, हॉर्सनेस रहेगी उसके अंदर बहुत ज्यादा। तो उसका पहले तो सोनोग्राफी कराना मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूएसजी कराने से हमें मालूम पड़ेगा। इसके अलावा अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है उसको वी गिवन एफएनएसी टेस्ट, ताकि उससे पकड़ में आएगी कि इसको किस चीज का वो तो नहीं है टॉक्सिक, और हार्मोन से ही उसको पकड़ में आएगा सर। हमारे पास जैसे मेडिसिन जी है सर। केलकेरिया काब, जी ग्रेफाइटिस भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है थायराइड में, जहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल बिल्कुल होता है। ओबेसिटी प्लस पीसीओडी हो और या फेशियल हेयर्स होते हैं, वहां पे या भी डेफिनेटली कैलकेरिया काब हाइपोटेंसी में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। डेफिनेटली ग्रेफाइटिस इज पोटेंसी को ऑल्सो वेरी लेकर के गुड। तो देखिए पोटेंसी को लेकर मेरा पर्टिकुलरली इस मामले में एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं मिडिल रेंज में ही स्टार्ट किया हूँ, तो यस मुझे उसमें बिल्कुल। अच्छे एक्सीलेंट रिजल्ट मिले मुझे। हायर हम्म, पोटेंसीज में तो क्या होता है कि शूट एंड शाउट वाली कंडीशन हो जाती है कि हमने दिया और उसके बाद अगर क्लियर हो गया तो बहुत क्लियर, नहीं तो दे आर वेरियस कॉम्प्लिकेशन। सब यस पेशेंट्स आर ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट लोअर सिम्टम। पोटेंसी से ही स्टार्ट करना चाहिए, अगर या आप 30 से करिए, अगर 30 वर्क नहीं कर रही है तो 200 पे जाइए। 200 पे जाइए, मिडिल और वेरिएंस इज वेरी ऑब्वियसली स्लो। जहाँ पे भी पैथोलॉजी आ रही है या वहां पे हम लोअर पोटेंसीज यूज करते हैं, जहाँ पे मेंटल सिम्टम्स ज्यादा स्ट्राइकिंग होंगे वहां या हम सोच सकते हैं कि हम 1M या हायर ये पोटेंसी पोटेंसी पे जाएं, जा बट सकते वी आर गिवन दिस थिंग। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो रहता ही है। और कोई क्वेश्चंस पूछना चाहता है डॉक्टर आशीष से, या अपने कोई इनपुट या केस प्रेजेंट करना चाहता है हाइपोथायराइडिज्म का, तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल श्योर डेफिनेटली, और मैं चाहता हूँ कि इसको एक अभियान के रूप में चलाया जाए, ताकि मैक्सिमम जो हम जो देख रहे हैं आज गूगल पे आप सर्च करिएगा तो वी फाइंड आउट कि हाउ मेनी पीपल्स आर अफेक्टिंग इन थायराइड। और हम चाहते हैं कि इंडिया में अगर हमें 10 डॉक्टर्स भी जो थायराइड पे काम करने लग गए ना, तो समझ लीजिए हम बहुत कुछ कर पाएंगे। हमारी एम्बिशन है, बिल्कुल बना के चलना हमें इस चीज को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मेरा यही मकसद है कि अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड है तो प्लीज कोऑपरेट करके मेरे साथ ज्वाइन करिए, और वी आर फाइंड दिस थिंग, इससे हम बीमारी को खत्म करेंगे बिल्कुल इसको। सर आप पुणे में प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं, मैं प्रेजेंटली इंदौर मध्य प्रदेश में हूँ इस समय में। इंदौर, इंदौर सॉरी। या ओके। तो हम लोग यहीं पर प्रैक्टिसिंग है, और मैं वीकली प्रैक्टिस मेरा उज्जैन रहता है,
इसके अलावा मेरे सभी जगह के ऑल ओवर में ऑनलाइन कंसल्टेशन रहता है मेरा, दिल्ली मुंबई वगैरह सभी जगह पे। तो मेरा कंसेप्ट इन सभी लोगों पर यही है कि अपन 10 सिलेक्टिव फिजिशियंस ऐसे मिल जाए होम्योपैथी के, जो इस डिसीज के लिए बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाए। क्योंकि हमने अगर एक भी डिसीज को रूल आउट किया तो एक माइलस्टोन होगा हमारी होम्योपैथी के लिए ये। यस। क्योंकि होम्योपैथी में मिरेकल्स तो हुए हैं, लोग उसको मिरेकल्स नहीं कहे, उसको कहें ट्रूली ये साइंस, नॉट ए मिरेकल, जादू है कुछ। यस, बिल्कुल साइंस ही कहना चाहिए, एक साइंस मिरेकल है नहीं ना, कहें, साइंस। साइंटिफिकली प्रूव है ये, और इसको बिल्कुल इसी एविडेंस इसी ग्राउंड बेस्ड, पे प्रूव यस। कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यंगस्टर्स जितने भी आए उनको तो स्पेशली बोलना है आप लोगों को, अपन सीनियर्स जितने आप लोग तो हैं प्रैक्टिसिंग में, बट न्यू कमर्स को तो बोलना चाहिए कि आप पर्टिकुलर एक डिसीज को लेकर के, जैसे आज आई में या आर्थोपेडिक में जो लोग सर्जरी करते हैं ये लोग जिस तरीके से, हमारी होम्योपैथी में हम क्यों नहीं करते इस टाइप का काम। ये मेरा होम्योपैथ को स्पेशली वो था कि सर आप इसमें क्यों नहीं रिसर्च होता हमारा, हम रिसर्च में क्यों पीछे हैं, क्योंकि हम फोकस ही नहीं कर रहे उस पर अभी तक। किसी भी एनसीएच में जाओ, सीसीएच में जाओ, तो बोले साहब रिसर्च बहुत सिलेक्टिव होती है, बहुत कम पीपल्स आते हैं, जो पीजी कर रहे हैं बस उन्हीं को अधिकार है। ऐसा नहीं है, हम डे टू डे प्रैक्टिस में आप प्लान करिए इसको। तो दे हैव रिसर्च यार, इसको मैंने ये प्रूव करके इसको ठीक किया है, और ये हर डॉक्टर को करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है इस मामले में। बिल्कुल सर। बस अब हमारे एंड के वैसे दो जी तीन सर। मिनट ही बचे हैं। ओके ओके। हाँ तो जी। अगर कोई क्यूरी नहीं है तो आई एम वेरी हैप्पी टू अस, आज सब लोगों ने बहुत अच्छा मुझे साथ दिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब लोगों ने एक मुझे इंस्पिरेशन के लिए बढ़ाने के लिए मौका दिया। और होम्योपैथी में अगर किसी को कोई भी ऐसा लगता है तो हम सब मिलके एक ग्रुप बना के इसको, आप जिस तरीके हाँ से जी, ग्रुप नहीं बनाया है, काफी अच्छा सेशन जो रहा, तो आपने ये ग्रुप बताए बहुत थे। अच्छा होगा हमारे लिए। यस यस यस, तो ये जैसे सभी के लिए बहुत अच्छा होगा, और एक दूसरे के अनुभव शेयर करना ही बहुत बड़ी बात है इसमें। हम लोगों का इसमें किसी से कुछ वो नहीं है, मेन मोटिव है कि हम होम्योपैथी की फील्ड में काम कर रहे हैं, और उस फील्ड को मैक्सिमम हम आगे से अवेयर बढ़ाए लोगों को। अ, तो मैं ये कहूंगी कि अगला सेशन जो यस हम मैम। रखेंगे उसमें आप थायराइड मैं के क्लिनिकल केसेस रखूंगा उसमें, और फिर फाइंड आउट अर्ली एज से लेकर के ओल्ड एज तक के लिए सभी के लिए क्लिनिकल केसेस फाइंड करेंगे हम, और उनको किस तरीके से हाँ केस जी, हिस्ट्री हुआ, उनका क्या हमारा ट्रीटमेंट क्लिनिकल हुआ, सेशन देखिए। रहेगा जिसमें हम केसेस के थ्रू जो भी क्लिनिकल या एक्सपीरियंस है आपका मेडिसिन डेफिनेटली, विद मेडिसिन चीज पे डिस्कशन डेफिनेटली, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो सेशन मेरा रहेगा एक, बिल्कुल। जी। ओके। थैंक यू तो सो मैं मच। बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ। बस लास्ट का 1 मिनट रह गया, फिर यस हम मैम। लोग थैंक्स यस सेशन मैम। करके, अभी आज एक्चुअली सहानी सर भी नहीं आए हैं। जी जी मैम, हाँ मैंने देखा तो सर को, मेरी उसमें था नहीं सर का, तो मैंने कहा कि सर शायद जी जी बिजी सर होंगे कहीं यस आज यस। ये तो सर ने बहुत अच्छा है कि इनिशिएट लिया है ये, क्योंकि हाँ ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था, सबको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे हाँ लेके जी, डॉक्टर आना। मीनू यही कह रही है विद हाइपरथायराइडिज्म। हाँ जी डॉक्टर मीनू, बिल्कुल हाइपो और हाइपर दोनों पे केस प्रेजेंट करेंगे डॉक्टर आशीष। या श्योर, डेफिनेटली इससे दोनों पे केसेस है, दोनों के टेस्ट हाँ, होने तो ले अपने थायराइड के ऊपर एक ये अलग सा सेशन हो एक जाएगा पूरा हमारा। सेशन बनाऊंगा मैं जिसमें ओनली क्लिनिकल रहेगा, क्योंकि हाँ जी। रिपोर्ट्स एंड पेशेंट का टेस्टिंग पूरा, तो वो बहुत अच्छा बिल्कुल इफेक्ट दिखेगा अपने को। बिल्कुल। जनरली क्या होता है मैडम, सारे केसेस तो लोग डिस्कस करते ही थे, तो मैंने कहा कि अपन बेसिक मेन फंडामेंटल राइट एंड रेजिमेंट, दीज आर द मोर इंपोर्टेंट टास्क मुझे लगा था कि होम्योपैथी में ये की यस पार्ट है जो नहीं हो पा रहा है कवर कहीं से, तो वो भी बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट टास्क है, करना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर आशीष का, और थैंक यू हम सो नेक्स्ट मच, आप सेशन में सभी भी लोगों का उनसे बहुत बहुत खुशी हुई मुझे, आप लोगों ने हेल्प किया। ओके। तो अब हमारे ऑलमोस्ट हिंदी सेशन का टाइम ओवर हो गया है, या और अब मैं इंग्लिश सेशन के लिए हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर बीजे बिंदुराज को। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Neha Kakkar. Am I audible? यस Thank you, Dr. Neha, यू आर and वेरी thank मच you, Dr. ऑडिबल। Ashish. थैंक यू सो मच सर, नाइस टू मीट यू सर, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। Thank you. And it's the time to start the international session. And या today is the 1730th day of uninterrupted daily webinar of International Forum for Promoting Homeopathy. या Before beginning the session, let's have a silent prayer.